हेलो एवरीवन। तो हम न्यू प्लेशिया की सीरीज़ का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन। जैसे हेडिंग में आपको पता चल रहा है, इस पूरे वीडियो के दो कंपोनेंट्स होंगे। जो पहला कंपोनेंट होगा वो है नॉर्मल सेल साइकिल, जो आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, और हम उसको देखने वाले हैं उसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो जो नॉर्मल सेल होती है उसे डिवाइड करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से ही गुजर के ये अल्टीमेटली सेल को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अल्टीमेटली डिवाइड कर सके इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इनमें बेसिकली दो फेज़ आते हैं। एक होता है रेस्टिंग फेज़, ठीक, और एक होता है नॉर्मल सेल साइकिल। नॉर्मल सेल साइकिल में दो फेज़ आते हैं। एक होता है इंटरफेज, ठीक, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड करने के लिए, और दूसरा होता है माइटोसिस या फिर एम फेज, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। तो इंटरफेस वाला पूरा टॉपिक है जो, या फिर इंटरफेस का जो पूरा ग्रुप है उसमें फर्दर पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, अभी उसने सोचा नहीं डिवाइड करने का, जिसमें वो स्टेज में रहती है, वो उसे बोलते हैं G0 फेज़ में। तो सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो कौन से फेज़ में है? G0 फेज़ में। अब सेल सपोर्ट डिवाइड करने का स्टार्ट करती है तो एंटर कर जाती है G1 फेज़ में, यानी कि G1 मतलब होता है गैप 1। गैप 1 फेज़ में जो सेल होती है अपना प्रिपेयर करती है अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। जो डीएनए है उसे रेप्लिकेट करने के लिए अपने जो फर्दर क्या क्या इसमें कॉम्पोनेंट्स चाहिए होते हैं, सेल उसके लिए इसको अपने आप को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट आता है एस फेज़, जिसमें एक्चुअली में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर आता है G2 फेज़, जिसमें सेल अपने आप को फर्दर टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है। एट लास्ट आता है अपना एम फेज़। माइटोसिस फेज़ में क्या होता है? इसमें सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करती हैं। जैसे फर्दर सब डिवीजन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत बेसिक सा है, आप उसको अलग से पढ़ लीजिएगा। तो G0 फेज़ को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज़ या फिर क्विसेंट स्टेज भी उसको बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज। नेक्स्ट आता है अपना G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होता है? सेल ना डीएनए रेप्लिकेशन के अपने आप को प्रिपेयर करती है अपने G1 फेज़ में। एस फेज़ में क्या होता है? सेल एक्चुअली में डीएनए को रेप्लिकेट करती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग होता है 6 आवर्स का। ठीक, और डीएनए सेल अपने आप को सिंथेसिस फेज़ में ले आई है तो ये वापस ये G1 या फिर G0 फेज़ में नहीं जा सकती है, इसको अल्टीमेटली डिवाइड करना पड़ जाएगा। यानी कि एस फेज़ में आते ही जो सेल होती है वो हो जाती है कमिटेड टू डिवाइड, सेल हो जाती है कमिटेड। ठीक, तो एस फेज़ में आती है सेल कमिट हो जा रही है और इसका डीएनए का एप्लीकेशन हो जा रहा है। उसके बाद एक गैप 2 स्टेज में चली जाती है, उसमें माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। इस फेज़ को अराउंड लगते हैं 4 सेकेंड पूरा होने के लिए। फिर अल्टीमेटली आता है माइटोसिस, जिसमें फर्दर स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल साइकिल एक्चुअली में रेगुलेट कैसी होती है पूरे अपनी बॉडी में। एक्चुअली पूरी जो सेल साइकिल है इसमें फर्दर चेक पॉइंट्स होते हैं, बट उससे डिस्कस करने से पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा होता है। या तो G0 हो सकता है, नहीं तो G1 फेज़ हो सकता है। ये वेरिएबल करता है सेल टू सेल। ठीक है, अब पूछा जाता है लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है, तो ये दोनों में से दोनों सही आंसर है। G0 भी फेज़ है और G1 फेज़ भी सही आंसर है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज़ कौन सा है? ये है G2 फेज़ और M फेज़। G2 और M दोनों रेडियो सेंसिटिव होते हैं सबसे ज़्यादा, बट आपको सही आंसर बताना हो तो माइटोसिस फेज़ यानी कि एम फेज़ सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे ज़्यादा रेडियो रेजिस्टेंस फेज़ कौन सा होता है? वो होता है एस फेज़। तो एस फेज़ इज़ द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट, मतलब रेडिएशन से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे रेडियो सेंसिटिव सेल कौन सी होती है अपनी बॉडी में? उसका आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे रेडियो सेंसिटिव सेल होती है। तो रेडियो रेजिस्टेंट क्या होगा? प्लेटलेट। ठीक, अब हम यूजुअली इसका टॉपिक क्यों आ रहा है, क्योंकि ना जब कोई कैंसर्स होते हैं तो उसमें रेडियोथेरेपी देते हैं ताकि सेल का मल्टीप्लिकेशन रुक जाए। तो उसमें सबसे जो मोस्ट सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा होता है रेडिएशन के लिए? वो होता है इविंग सार्कोमा। तो इविंग सार्कोमा रेडिएशन से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, उसकी प्रोग्नोसिस होती है रेडिएशन के बाद काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कितने फेजेस होते हैं, टोटल 5 फेज होते हैं। एक G0 फेज़ होता है, एक G1 फेज़ होता है, G2, S और M फेज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ ना चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सेल को जो अपना मैकेनिज़म्स होते हैं बॉडी के, वो चेक करते हैं कि सेल डिवाइड करने के लिए
पूरी तरह तैयार है कि नहीं, उसमें डिवीजन में कोई एरर तो नहीं आ गया, रेप्लिकेशन में कोई एरर तो नहीं आ गया, या फिर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस तो नहीं हुए सेल में। तो चेक पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? एक होता है G1 के एंडिंग में होता है जब सेल एस फेज में एंटर कर रही होती है, एक होता है G2 के एंडिंग में जब वो एम फेज में एंटर कर रही होती है, एक होता है एम फेज के अंदर। ठीक है, तो टोटल 3 चेक पॉइंट है। एक होता है G1 के एंडिंग में जब एस में एंटर करती है, एक होता है G2 के एंडिंग में, और एक होता है एम फेज में। ठीक, और जो ये चेक पॉइंट है ये अलग अलग चीज़ें चेक करती हैं। जैसे जो G1 फेज वाला G1 के जो एंडिंग में आता है वो क्या चेक करता है? सेल का साइज़ प्रॉपर अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इस पर सारी न्यूट्रिशन एनर्जी जो डिवीजन के लिए चाहिए वो एप्लीकेबल है कि नहीं, कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं हुआ, और सारे ग्रोथ फैक्टर जो हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं कि नहीं, ताकि सेल आराम से डिवाइड कर सके। जो G2 के एंड में आता है उसमें क्या चेक करता है? डीएनए डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, और कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो एस फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो पूरी तरह कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे होता है एम फेज। एम फेज में डीएनए के रेप्लिकेशन को दोबारा चेक करता है कि सारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है डॉटर सेल्स में जो डीएनए गया है हमारे दोनों सेल्स में वो पूरी तरह रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सेल को एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिन्स जो सेल साइकिल रेगुलेट करती हैं, और सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जो साइक्लिन्स होते हैं ये इसमें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को फोस्फोरस ऐड करते हैं इन सब सीडीकेज में, जो उसको एक फेज से दूसरे फेज में सेल को ले जाता है। ठीक है, अब हर एक फेज के लिए अलग अलग साइक्लिन और सीडीके होता है। अब इसी ट्रिक अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा कि साइक्लिन डी के साथ कौन सा सीडीके होता है, साइक्लिन ई के साथ कौन सा सीडीके होता है, साइक्लिन ए के साथ कौन सा होता है, और साइक्लिन बी के साथ कौन से सीडीके होते हैं, वो अभी हम आगे ट्रिक से याद कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो साइक्लिन्स होते हैं वो सीडीके के साथ कंबाइन करते हैं और उसको क्या करते हैं? उसमें फॉस्फोरस ऐड करते हैं। उससे क्या होता है? जो सेल है वो एक साइकिल से, यानी कि एक साइकिल में एक फेज से दूसरे फेज में। तो इसको कैसे याद करना है? इसकी ट्रिक है DEAB। ठीक है, डेफ होता है वैसे डेब है ये। ठीक है, साइक्लिन DE, A और B। जो डी होता है किससे कंबाइन करता है? 4 और 6 से, इसका जस्ट हाफ। E 2 से करता है, A भी 2 से करता है, और B 1 से करता है। तो अभी शॉर्ट में आ सकते हैं डेब 4 2 2 1। जो साइक्लिन डी होता है वो एक और से कंबाइन करता है, CDK 6 से भी कंबाइन करता है। अब इससे देखिए, आपने देख लिया कि नॉर्मल सेल कैसे रेगुलेट हो रही है, कि एक सेल से एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए हमें चाहिए CDK। नॉर्मली से अपना रेप्लिकेट करिए, बट क्या होता है ना, कुछ हमें ऐसे जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि CDK या फिर साइक्लिन्स काम करेंगे नहीं करेंगे, या फिर सेल एक फेज से दूसरे फेज में पूरी हर सेल ना जाए, हमेशा ना जाते रहे, कुछ पर्टिकुलर जो फैक्टर्स आए तभी हो जाए। यानी कि ये सब में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इनको जो रेगुलेशन जो हो रहा है CDK का एक सेल से दूसरे फेज में जाने के लिए, अगर इस रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए, जो से फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कुछ न्यूप्लाज्म सेल अपना कन्वर्जन दिखा रहा है। तो फिर CDK और साइक्लिन ज़्यादा काम ना करें तो उससे कुछ जीन होते हैं जो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि सेल का एकदम कंट्रोल प्रोलिफरेशन हो। जैसे G1 एस फेज के लिए जो चेक पॉइंट था वहाँ पर RB जीन और या फिर P53 जीन रहता है जिसको कंट्रोल करता है। G2 एस के एंट्री में क्या करता है? P53 जीन होता है। P53 जीन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, बट इसकी जो ग्रेटर एक्टिविटी होती है वो G1 एस जो पहला चेक पॉइंट होता है उस पर इससे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी कि P53 G1 एस फेज में चेक पॉइंट 1 होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है। जो CDK 4 के और ओवर एक्टिविटी हो जाए, अब बताया ना कि ये सब नॉर्मली सेल को एक फेज से दूसरे फेज करते हैं, जिससे अल्टीमेटली सेल का डिवीजन होता है, उसका रेट यानी कि सेल डिवाइड करने का जो नंबर होता है या फिर रेट होता है वो बढ़ने लगता है। तो CDK 4 के ओवर एक्टिविटी जो कि किसे कंबाइन करता है? साइक्लिन डी से। इससे कौन कौन से कैंसर होते हैं? सार्कोमा हो सकता है, ब्रेन और गॉलब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। और साइक्लिन D1 की ओवर एक्टिविटी से क्या होता है? मेंटल सेल लिम्फोमा। ठीक है, CDK 4 से क्या हो रहा है? हमारा सार्कोमा हो रहा है, ब्रेन और गॉलब्लैडर कैंसर हो रहा है, और D1 के किससे हो रहा है ओवर एक्टिविटी से? मेंटल सेल लिम्फोमा। तो हमारे पास कुछ जीन्स हैं जो कि CDK को इनिबिट करते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे P21, P27, P57। स्पेसिफिक क्या आता है? P15, 16, 18, 19। ठीक है, इसमें क्या एक क्या गायब है? यहाँ पर P17 गायब है। तो आपको इसी सबको याद रखना है, जो 7 नंबर आएगा ना वो सारा इसमें चला आएगा, यानी कि P27, P57।
ठीक है। और एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है P21, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो P53 होता है वो P21 को स्टिमुलेट करता है ताकि जो CDKs हैं वो अपना इनहिबिटेड स्टेट में रहे और सेल ज़्यादा स्पीड में डिवाइड ना करें। अगर P16 में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन से कैंसर हो सकते हैं? पैंक्रियाटिक कैंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या जा सकते हैं, इससे और क्या दिक्कत हो सकती है? ग्लायोब्लास्टोमा और ईसोफेजियल। पर आपको ये याद रखना है, पैंक्रियाटिक कैंसर P16 की जो में और अच्छे से काम ना करे तो उससे CDK इनहिबिट नहीं होगा और इससे पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाएगा। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब शेयर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।